तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर जितने भी सदिश राशि है उन सबका परिमाण और दिशा दोनों है, जबकि अदिश राशियों का सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। तो ये इस तरह से सोल्व होगा। इस क्वेश्चन में धारा है और कार्य है, ये दोनों अदिश राशियाँ हैं। धारा क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये सदिशों के संयोजन नियम की पालना नहीं करती, जबकि इनकी दिशा और परिमाण होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सदिश के संयोजन का नियम पालन हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो ये परिमाण है, इसकी ये धारा पालना नहीं करती, इसे सदिश संयोजन नियम कहते हैं। जिसकी पालना नहीं करती, इस कारण ये धारा अदिश राशि है। ठीक है, जबकि इसका परिमाण दिशा होते हैं। ये आपका अपवाद है, याद रखना। इस क्वेश्चन में हमारे पास एकमात्र सदिश राशि आवेग है, क्योंकि ये बल इंटू समय होती है, और जो बल है ये हमारी एक सदिश राशि है, और समय है जो अदिश राशि है, इसलिए आवेग भी एक सदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सदिश और अदिश छांटने, सदिश और अदिश में बीजगणितीय संक्रिया अर्थपूर्ण है या नहीं। पहला है दो अदिशों को जोड़ना। ठीक है, दो अदिशों को हम कब जोड़ सकते हैं? जब उनकी जो विमाएँ हैं वो समान हो, तब दो अदिशों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और जो सदिश सदिश जो निम्नलिखित जो हमने जो लिखा है इन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, सदिश इनमें 3 शर्तों को पूरा करता है, अदिश 1 शर्त को। तो ये हमारे पास हो गया। पहला ही हमारे पास है कि दो अदिशों को जोड़ना। तो हम जब दो अदिश को कब जोड़ सकते हैं? जब उनकी विमा समान हो। हम अगर विमा अलग हो तो नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये असत्य हो गया। ठीक है, ये यानी कि ये प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे हम दूरी प्लस दूरी ले लेते हैं, दूरी प्लस दूरी ले लिया, तो ये तो हमारे पास मीटर प्लस मीटर है, इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और हो तो उसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसलिए ये असत्य हो गया हमारे पास कथन। प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये हमारे पास असत्य हो गया। दूसरा है एक ही विमाओं के सदिश और अदिश को जोड़ना। एक ही विमा के सदिश को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सदिश प्लस सदिश लिखा तो हम जोड़ सकते हैं बिल्कुल, अदिश और अदिश को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन सदिश प्लस अदिश हम करेंगे तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि सदिश एक अलग राशि और अदिश एक अलग राशि, तो ये हमारे पास गलत हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है? एक सदिश को एक सदिश से गुणा करना। सदिश को सदिश से हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो सदिश को जब सदिश से गुणा करते हैं वो सदिश प्राप्त होता है, और वो सदिश जो प्राप्त होता है वो जो पहले वाला सदिश है उसकी दिशा पर निर्भर करता है। हम जैसे यहाँ पे धारा लेते हैं तो आई इंटू डी एल करते हैं, तो ये हमारे पास जो इसकी दिशा होगी ये वो धारा अवयव के ऊपर ही निर्भर करेगी। ठीक है, ये हमारे पास उत्तर हो गया। ये मतलब सत्य है, हम इसको कह सकते हैं ये सत्य है। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है दो अदिशों का गुणन। अगर हम दो अदिश को गुणा करें, जैसे दूरी इंटू दूरी, तो हाँ दूरी और दूरी का गुणा करेंगे अदिश राशियों का, तो हमारे पास चाल प्राप्त हो, सॉरी, चाल इंटू समय करेंगे तो दूरी प्राप्त होता है। और कार्य बराबर क्या होता है? शक्ति इंटू समय। तो मतलब हम दो अदिशों का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शक्ति, समय और चाल और समय ये अदिश राशियाँ हैं, तो ये भी सत्य हो गया। और हमारे पास लास्ट है दो सदिशों को जोड़ना। दो सदिशों को सदिश में जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब उनकी विमा समान हो। लेकिन अगर विमा अलग हुई तो हम उसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। एक सदिश के घटक को उसी सदिश में जोड़ना। घटक को देखो हम नहीं जोड़ सकते, हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम आर के घटक लेंगे, आर कोस थीटा, जो थीटा है उसके कोस होगा, दूसरा साइन हो गया। अगर हम यहाँ पर आप देखो आर कोस थीटा में आर को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है आर। ये हमारे पास गलत हो गया, इसलिए ये भी हमारे पास गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सही कौन कौन से हैं? सही हमारे पास सिर्फ ये है सी तथा डी, ये दो ही सही है, बाकी सारे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य सत्य बताने कि किसी सदिश का परिमाण है जो सदिश एक सदैव अदिश होता है। तो ये कथन हमारे पास सत्य है। सत्य कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब इसका परिमाण निकालते हैं तो ये आएगा 5/2। 5/2 एक अदिश राशि है, इसलिए ये भी सत्य है। दूसरा है कि किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। ये कथन हमारे पास असत्य है। देखते हैं कैसे। ये देखो, हमने इसके दो घटक कर दिए हैं, cos थीटा और sin थीटा। जो sin थीटा है वो y दिशा पर है, जो cos थीटा है वो x दिशा पे है। मतलब इनकी दिशा निश्चित है। ठीक है ना, तो मतलब ये दिशा पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये अदिश नहीं है। जैसे ये cos थीटा ये x अक्ष पर है, इसकी दिशा हो गई। और जो f2 है, जो sin थीटा है, वो y अक्ष पर है, ये इसकी दिशा होगी। तो हमारे पास ये दूसरा कथन ये इस प्रकार असत्य हो जाता है। ठीक है, सी है, किसी कण द्वारा चलेगी पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। तो अभी हम इसको आपको करके दिखाते हैं। वैसे ये कथन असत्य है, देखते हैं कैसे। तो हम यहाँ पर देखो, ये हमने सरल रेखा ली है, सरल रेखा में ली है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर होंगी। माना ए से बी तक है जो डिस्टेंस यानी कि दूरी है, और इतना ही विस्थापन होगा दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो कुल पथ की लंबाई बराबर है विस्थापन के। ठीक है, और ऐसे ही अब हम लेंगे वृत्तीय रेखा, वृत्तीय गति में
देखते हैं वृत्तीय गति में कैसे होता है। वृत्तीय गति माना ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाती है। तो जो अब हमारे पास विस्थापन है वो ए बी हो गया और जो दूरी है वो ए सी से लेकर बी इतनी हो गई है, ठीक है। तो कुल पथ की लंबाई बराबर नहीं है विस्थापन के, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कुल पथ की लंबाई तो 2 पाई आर बटे 2 ये हो गई और विस्थापन हो गया 2 आर। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो मतलब ये सत्य नहीं है कथन, ये कथन असत्य है। तो इसमें देख रखा है कि किसी कण की औसत चाल पथ तय करने में लगे समय द्वारा विभाजित कुल पथ की लंबाई समान समय अंतराल में कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है। ये कथन वैसे हमारे पास सत्य है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ सरल रेखीय गति ली है, सरल रेखीय गति ली है तो यहाँ से ए से लेकर बी तक हमने गति की, ठीक है। तो हमारे पास दूरी और विस्थापन इसमें एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो औसत चाल और औसत वेग भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो औसत चाल हमारे पास ये आ गई डी बटे टी, तो औसत वेग निकालेंगे तो ये भी होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो हमारे पास ये भी यही आएगा, ठीक है। और ये तो देखो सरल रेखा में ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अब हम वृत्तीय गति में देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है। ये एक दूसरे के बराबर है, मतलब कि औसत चाल है वो औसत वेग से अधिक है। और इसमें हम देखते हैं क्या होता है। माना हम ए से शुरू होकर वापस ए पर ही आ गए, ठीक है। तो दूरी हमारे पास क्या होगी 2 पाई आर और विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन 0 हो गया, क्यों हम जिस बिंदु से शुरू हुए थे उसी बिंदु पर वापस आ गए तो विस्थापन 0 हो गया। तो औसत चाल हम निकालेंगे तो ये होगी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हम क्या चले 2 पाई आर तो बटे टी। और जो औसत वेग है वो क्या है हमारे पास, औसत वेग है वो कुल विस्थापन बटे कुल समय यानी कि 0। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि औसत चाल वो बहुत अधिक है और विस्थापन बहुत कम है। तो हम लिख सकते हैं v मोर देन v, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता। ये कथन बिल्कुल सत्य है हमारे पास। मानो ये हमने एक्स वाई में जो है ए और बी वेक्टर है और तो इनका परिमाण ही आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो ए और बी है वो एक्स वाई तल में है तो आर कहाँ है, एक्स वाई तल में है, ठीक है। तो ये शून्य सदिश नहीं है, ठीक है। और मान लेते हैं हम इसको बढ़ा देते हैं एक्स वाई जेड तल में ले लेते हैं सी को, ठीक है। तो जो वाई जेड है तल में ले लिया है इसको, तो ये वाई जेड तल है तो सी ये जो वाई जेड तल में है, ठीक है। तो इसके बीच का कोण ये हो गया। मतलब ये कथन हमारे पास है जो सत्य है इस प्रकार कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से, यानी कि इस प्रकार से हमें चार समीकरण दे रखी है जिनको हमें स्थापना करनी है। तो हम ये काम करते हैं त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं कि स्थापना करने के लिए, ठीक है। अब ए से भी हम मान लेते हैं कि एक सदिश है इस प्रकार से, और बी से सी एक दूसरा सदिश है। तो ए बी और बी सी का परिणामी किस ओर होगा हम जानते हैं त्रिभुज के नियम द्वारा, उनका परिणामी होगी इनकी तीसरी भुजा ए सी। तो यानी कि सदिश नियमों से क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर किसी होगा ए सी वेक्टर के, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर इनका हम परिमाण लिखने की कोशिश करते हैं। तो ए सी वेक्टर का परिमाण कैसे लिखा जाता है, हम जानते हैं कि ए सी वेक्टर का परिमाण लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि ए बी के परिमाण का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी के परिमाण का होल स्क्वायर प्लस बी सी के परिमाण का होल स्क्वायर गुणा 2 ए बी का परिमाण बी सी का परिमाण गुणा cos थीटा के, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखते हैं इसका परिमाण को, ठीक है। सदिश नियमों से तो ये सत्य होगा और जो परिमाण के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए बी सदिश को हम ए सदिश से लिखते हैं, स्मॉल ए सदिश से, और इसको लिखते हैं स्मॉल बी सदिश से। तो जो ए सी होगा, ए सी हमारा क्या होगा इस प्रकार से, यानी कि ए सदिश प्लस बी सदिश, ठीक है। इधर हम इन जो सभी असमीकाएं हैं इन असमीकाओं को हम सदिश नियमों के अनुसार मतलब सदिश नियमों से प्राप्त कर रहे हैं। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा, ठीक है। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ए सदिश के परिमाण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि चूंकि जो cos थीटा होता है वो cos थीटा सदैव 1 से छोटा होता है, ठीक है। 1 और -1 के हमेशा बीच में होता है, लेकिन हम इधर सबसे पहले 1 से छोटा लिखते हैं। यदि वो 1 से छोटा होगा तो उसके अंदर ए बी का गुणा करने पर वो ए बी से छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए और बी धनात्मक राशि है जो कि किसी सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। अब यदि दोनों ओर हम 2 ए बी cos थीटा का गुणा कर मतलब 2 का गुणा कर दें तो ये 2 ए बी हो जाएगा। अब अगर हम दोनों जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ दें और ये 2 ए बी cos थीटा, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी से, और हम इधर क्या लिखे तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं ये छोटा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो यानी कि इस मान को हम इधर नीचे लेकर आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए सदिश प्लस बी सदिश के छोटा हो जाएगा किससे, इसके अंडर रूट से, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा क्योंकि यदि ये राशि इस राशि की छोटी है तो इसका यदि हम वर्गमूल ले लें तो इसका वर्गमूल इसके वर्गमूल से छोटा हो जाएगा। तो इधर हम बराबर के चिन्ह को लेस देन के चिन्ह से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ए सदिश प्लस बी सदिश का जो जोड़ है और इनका परिमाण, तो ये छोटा हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी से, और ये क्या है इधर ए का परिमाण और बी का परिमाण, ठीक है। इस प्रकार से अब चूंकि हम जानते हैं कि यदि cos थीटा 1 से छोटा होता है तो क्या cos थीटा 1 के बराबर होता है, तो हाँ cos थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सब जगह बराबर बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो पहली समीकरण है, पहली समीकरण हमने इस प्रकार व्युत्पन्न कर ली है। तो यानी किसी भी सामान्य त्रिभुज के लिए हमने ये समीकरण व्युत्पन्न कर लिया। अभी तो समता का चिन्ह कब लागू होगा, यानी कि
ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी के कब होगा, जब cos थीटा का मान 1 हो जाएगा। क्योंकि हम इधर जानते हैं कि cos थीटा का मान हम 1 रख देते हैं, तो इधर ही आसानी से a प्लस बी के बराबर बन जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों सदिश a और b एक ही रेखा में हुए तभी हमारा समता का चिन्ह लागू होगा। तो इस प्रकार से हमने पहला भाग हल कर लिया। अब यदि पहला भाग आसानी से हल हो गया तो बाकी सारे भाग भी हल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने पहला भाग हल कर लिया है। अब दूसरे भाग के लिए हमें दिया है कि a प्लस बी क्या चीज है, ये बड़ा है इसे a माइनस बी के परिमाण से। हमने इधर क्या लिखा है, हमने इधर लिखा है कि cos थीटा a का 1 से छोटा है, लेकिन हम जानते हैं कि जो cos थीटा भी होता है वो बड़ा या बराबर होता है -1 के। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका जो न्यूनतम मान है वो -1 के बराबर है। तो क्या इधर भी हम a b से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने इधर किया था वैसा वैसा हम इधर करते जाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि इनका ये राशि अगर बड़ी होगी तो क्या इनका वर्गमूल भी बड़ा हो जाएगा। तो अतः जो ये राशि हमने इधर लिखी है इसको हम पुनः लिखते हैं इस प्रकार से। तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, अंडर रूट इससे। ठीक है, तो ये होगा a प्लस बी बड़ा होगा a माइनस बी के। तो ये क्या होगा, a माइनस बी के परिमाण और इसका होल परिमाण। क्योंकि हम जानते हैं कि रूट के बाहर जो भी राशि आती है वो राशि हमेशा धनात्मक ही रहनी चाहिए, क्योंकि रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, यानी कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए। ये हम क्योंकि हम इधर कोई चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इधर एक अचर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास दूसरा असमीका आ गई है। अभी दूसरी असमीका के लिए समता का नियम कब लागू होगा, समता तब लागू होगी जब ये दोनों इधर भी तभी होगी जब ये दोनों सदिश एक ही रेखा में होंगे। तो हम ए और बी में एक बार देख लेते हैं कि इसमें दो सदिश एक ही रेखा में कब होंगे। ये हमारा ए सदिश हो गया और ये हमारा बी सदिश हो गया। तो ये हमारा ए सदिश है और ये हमारा बी सदिश है। तो इधर a प्लस बी का परिमाण है वो बराबर हो जाएगा a के परिमाण प्लस b के परिमाण। लेकिन यदि हम स्थिति 2 की बात करें तो स्थिति 2 में ठीक है b इस दिशा में है और जो a है वो a है हमारा इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में a है और इस दिशा में b है। तो इस स्थिति में हमारे a प्लस बी का परिमाण क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा a के परिमाण माइनस b के परिमाण से और इनके धनात्मक भाग से। तो इस प्रकार से ये हमारे दोनों भाग हल होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाग की। तीसरे में लिखा है कि a माइनस बी बड़ा है, छोटा है, बराबर है a प्लस बी के। तो आइए इसको भी देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए अलग त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अलग त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया c। ठीक है, हमें पूछा है कि a माइनस बी। अगर हम मान लेते हैं कि a में b किस दिशा में, हमारा इस दिशा में, और b और c हमारा किस दिशा में रहता है, इस दिशा में, तो a और c हमारा इस दिशा में होगा। लेकिन यदि हम इसकी दिशा को परिवर्तित कर दें, यानी कि इसकी दिशा को हम माइनस कर दें, तो क्या होगा कि ये इसको पीछे हम खींचेंगे। ठीक है, इसको हम पीछे की ओर खींच देते हैं उतने ही परिमाण से। तो ये हमारे पास माइनस बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला हमारा किसके बराबर है, ऊपर वाला है हमारा बी के बराबर। हम जानते हैं कि ये है हमारा ए सदिश, ये है हमारा बी सदिश। तो हमने माइनस से गुणा करके इसको विपरीत दिशा में कर लिया, तो ये हमारा माइनस बी सदिश हो गया, जो ये बी से सी डैश हो जाएगा। तो यदि हम ए से सी की ओर सीधी एक रेखा खींच दे तो ये सीधी रेखा हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ए माइनस बी सदिश, यानी कि ये सदिश तो हमारा ए प्लस बी सदिश है और ये सदिश हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी सदिश। तो इसके लिए हम ए माइनस बी सदिश को क्या लिखेंगे, तो ए माइनस बी सदिश, ठीक है, यानी कि ए सदिश प्लस माइनस बी सदिश हमारा क्या हो जाएगा, ए सदिश माइनस बी सदिश। और ए सदिश माइनस बी सदिश का हम परिमाण क्या लिखेंगे, ठीक है, हम बी की जगह माइनस बी रख देते हैं। तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इधर भी हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। ठीक है, हमें इधर प्रश्न में इसमें प्लस चिन्ह हमें दिया है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इधर हमें माइनस चिन्ह दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी प्रकार से चलते हैं जैसे हमने पहले किया था। हमने पहले के पहले भाग के लिए cos थीटा छोटा है और बराबर है 1 के लिया था। इधर भी हम ये करते हैं कि cos थीटा छोटा है बराबर है 1 के। ठीक है, अब हम दोनों को ab से 2ab से गुणा कर देते हैं, तो 2ab cos थीटा छोटा है बराबर है 2ab के। अब अगर दोनों और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा करने पर हमारा जो असमीका का चिन्ह है ये पलट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यदि 5 बड़ा होता है 3 से तो -5 छोटा होगा -3 से, तो यहाँ पे असमीका का चिन्ह पलट जाएगा। अब हम दोनों और क्या करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जोड़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और ये बड़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा बड़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो a सदिश माइनस बी सदिश है ये बड़ा होगा या बराबर होगा अंडर रूट a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए। अब चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी सदिश बड़ा होगा a का परिमाण माइनस b का परिमाण और इसका होल परिमाण। इस प्रकार से हमने ये लिखा है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमने यहाँ पे जो हमारी चौथी असमीका है, हमने चौथी असमीका को निकाल दिया है। ठीक है, हमने पहली, दूसरी और चौथी असमीका को इस प्रकार से निकाल दिया। अब बात करते हैं तीसरी असमीका के लिए। तो तीसरी असमीका के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले दूसरी असमीका के लिए लिखा था कि cos थीटा बड़ा होगा बराबर होगा -1 के। अब इसके लिए भी हम 2ab से गुणा करेंगे, 2ab cos थीटा बड़ा होगा बराबर होगा -2ab के। अब इधर दोनों और माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, तो 2ab cos थीटा मतलब असमीका का चिन्ह पलट जाएगा 2ab से। तो हम क्या करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा छोटा है बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। तो अतः हम यहाँ से a माइनस बी क्या लिख सकते हैं, यानी कि a सदिश माइनस बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ये छोटा या बराबर हो जाएगा अंडर रूट a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a सदिश माइनस बी सदिश हम क्या लिखेंगे, ये छोटा या बराबर हो जाएगा a सदिश के परिमाण प्लस b सदिश के परिमाण से। तो इस प्रकार हमने अपनी जो तीसरी असमीका है उसको भी निकाल लिया है। अब चूंकि हमें इन दोनों की जगह पे बताना है कि जो समता का चिन्ह है वो कब लागू होगा, तो इधर जो समता का चिन्ह है वो तब लागू होगा
समता का चिन्ह कब लागू होगा? जब थीटा का मान 0 के बराबर हो। तो यदि थीटा का मान 0 के बराबर हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों जो, ठीक है, हम इधर से देख सकते हैं कि थीटा का मान 0 होगा। तो यानी कि हम इन दोनों सदिशों को एक ही दिशा में जरूरत करते हैं, यानी कि इस दिशा में ए सदिश हो गया और इस दिशा में बी सदिश हो गया। ठीक है, ये हमारा ए सदिश है और ये हमारा बी सदिश है। तो इन दोनों को घटाने पर क्या होगा कि हमारा जो परिमाण है वही घट जाएगा, यानी कि ए सदिश माइनस बी सदिश हम घटाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ए सदिश का परिमाण माइनस बी सदिश के परिमाण का होल परिमाण हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम परिमाण की बात हो रही है इसलिए हम सब जगह मोड़ लगा के चल रहे हैं। अगर इधर ए का परिमाण प्लस बी का परिमाण होता तो हमें एक अतिरिक्त मोड़ लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इधर इधर ऋणात्मक चिन्ह तो मान, तो हमारे पास ए का परिमाण माइनस बी का परिमाण ऋणात्मक आ सकता है, तो इसलिए हमने एक मोड़ का चिन्ह लगाया है। अब दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं कि कोस थीटा बड़ा है माइनस 1 से, तो यानी कि ये कब होगा? जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। तो यानी कि दो सदिश किस प्रकार होंगे? एक सदिश इस प्रकार और दूसरा सदिश इस प्रकार है। तो ये हमारा ए सदिश हो गया और ये सदिश हमारा बी सदिश हो गया। तो इस स्थिति में ए सदिश माइनस बी सदिश हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ए का परिमाण प्लस बी के परिमाण के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए समता का हो गया। तो यानी कि दोनों के लिए समता का, तो इसके लिए समता का हुआ जब cos थीटा बराबर 0 है। इसके लिए समता का हुई, इसके लिए समता का हुई, इसको मैं मिटा के समता का चिन्ह लगाता हूं, जब थीटा बराबर 180 डिग्री का हुआ। इसमें समता कब हुई? जब थीटा बराबर 0 के हुआ। और इसमें समता कब हुई? जब थीटा बराबर 180 डिग्री का हुआ। तो हम यहाँ से देखें तो यहाँ से पहली ए समीकरण है, ठीक है, और ये जो पहला समता का समीकरण है ये वाला है। तो यानी कि पहला, ये दोनों पहले हो गए हमारे। अब दूसरे की यदि हम बात करें तो ये हमारा ये वाला दूसरा, और एक ये जो समता का नियम है मतलब समता वाला, ये भी हमारा हो गया दूसरा। अब तीसरे की बात करें तो ये भी हमारा ये हमारा चौथा है, मान लीजिएगा जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है कि ये हमारा चौथा है, और नीचे नीचे वाला ये हमारा तीसरा है। तो इस प्रकार हमने चारों समीकरण बड़ी आसानी से स्थापित कर दिए हैं। सीरियस नहीं, मतलब जेड नहीं है, ऊपर सब में वेक्टर लगा। ठीक है, ध्यान रखना नीचे भी जो भी जितने दिए हैं सब पे वेक्टर है, ऊपर वेक्टर का फॉर्म लगा है ऐसे ऐसे सब पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि दिया है कि ए वेक्टर ए बी सी डी बराबर 0। अब नीचे दिए गए कथन में से कौन सा है? पहला है कि ए बी सी डी में से प्रत्येक शून्य सदिश है, ए और सी का परिमाण बी डी के बराबर है। वेक्टर ए का परिमाण बी सी तथा डी के परिमाणों के योग से भी कभी अधिक नहीं हो सकता। यदि ए बी संरेखीय नहीं है तो बी सी का और सी ए डी के समतल में होगा और यह ए डी के अनुदिश होगा यदि संरेखीय है। तो इन चारों को बताना कि सत्य है सत्य। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना। ठीक है, तो हम लोग ए से शुरू करते हैं। ए में क्या दिया है कि ए बी सी डी में से प्रत्येक शून्य सदिश, मतलब कह रहा है जितने भी वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी सभी शून्य है, 0 है सभी, एक एक नहीं सभी 0 है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि हम ऊपर देखते हैं कथन दिया है कि इन सबका समेशन जो है, इन सबका सम जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 है। तो ये अलग अलग 0 नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है, इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो पहला कथन हमारा जो है असत्य है, मतलब सत्य नहीं है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन दिया कि ए वेक्टर या सी का परिमाण वेक्टर बी और डी के परिमाण के बराबर है, ये बताना है। ठीक है, तो बी बताते हैं, तो चूंकि दिया है ए प्लस बी प्लस सी डी बराबर है तो क्या करते हैं ए और सी का परिमाण निकालना है, तो ए और सी को इधर ले देते हैं और बी और डी को उधर ले जाते हैं, तो माइनस बी प्लस वेक्टर डी हो जाएगा। ठीक, अब अगर इसका हम मॉड ले लें वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी होगा, क्योंकि किसी भी साइन नेगेटिव साइन का अगर मॉड लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब है ये सत्य है क्योंकि यहाँ पे आ गया ए और सी का धन का परिमाण ए प्लस सी का परिमाण बी और डी के बराबर है, सही बात है। तो ये मतलब ये वाला हमारा सत्य हो गया, तो दूसरा वाला सत्य है। ठीक है, सी पे आते हैं। क्या कहा कि ए का परिमाण बी सी और डी के परिमाणों के योग से भी अधिक नहीं, उससे कभी अधिक नहीं हो सकता। ठीक, अब सी पे लगाते हैं कि हमारा पहले क्वेश्चन दिया था कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0 दिया था। ठीक है, अब ए का परिमाण जो है पूछ रहा है तो बाकी उधर ले जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, हम मॉड लेते हैं, परिमाण पूछा है तो मॉड हो जाएगा क्या होगा? बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, ये हो गया। परंतु जानते हैं कि बी सी डी, मतलब हम जानते हैं कि नियम से जानते हैं कि अगर बी और सी और डी तीन ऐसे समान है तो इनका जो टोटल का सम इनके इंडिविजुअल के सम के मॉड के से छोटा होता है, बी सी डी सॉरी प्लस है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर सम या फिर इन सब चीजों में वेक्टर समूह में पढ़ा होगा। ठीक, ये रूल चूंकि ये होता है, तो अगर ये ऐसा है तो इनके जब ये पुट करेंगे तो साइन के साथ तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर ए का परिमाण है वो भी छोटा होगा, इनके इंडिविजुअल परिमाण से अलग अलग परिमाण से छोटा होगा। ठीक है, अतः कथन जो है सत्य यही दिया था, क्या दिया था? किसी का परिमाण ए बी सी डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। तो अधिक नहीं हो सकता, हमेशा छोटा रहेगा, इनका परिमाण हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक, डी पार्ट में क्या है? डी पार्ट में ए और डी संरेखीय नहीं है तो बी सी और सी ए तथा डी किस समतल में होगा। ठीक, तो डी के लिए फिर से हम इसको प्रूव करने के लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा, क्या दिया था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0 है। ठीक है, तो ए और डी पूछा ना, तो ए और डी को एक साथ रखते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस बी प्लस सी इधर आएगा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर माइनस सी प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों की चीजें यदि ए और डी संरेखीय है, एक ही रेखा में है, ठीक है, ए और डी अगर संरेखीय है मतलब एक ही रेखा में है, इसका मतलब है कि तो ए प्लस डी जो है ए और डी के समतल में होगा। किसके समतल में होगा? वो भी संरेखीय होंगे। तो अतः बी प्लस सी इक्वल टू इस वाले फॉर्मूला से ए और डी मतलब बी प्लस सी वाला बी, क्योंकि ये इसके बराबर केवल नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी प्लस सी भी ए व डी के समतल में होगा। समझ में आया? समतल में होगा। ठीक है, अगर देखा तो ए प्लस डी भी उसी रेखा में होगा, ए डी के समतल में होगा। और अगर इस फॉर्मूला से हमने देखा कि ये बराबर है माइनस ऑफ दिस, तो इसका मतलब बी और सी बी प्लस सी भी इसके समतल में होगा। इसी तरह यदि ए डी संरेखीय है तो माइनस ए प्लस डी, अगर ए डी संरेखीय है तो माइनस ए प्लस डी भी ए डी के समतल में होगा, मतलब संरेखीय होगा। ठीक है, इसका मतलब बी प्लस सी जो है ए बी प्लस डी भी ए या डी के अंदिश होगा। ठीक है, उसी दिशा में होगा, अंदिश मतलब अंदिश होगा। ठीक है, तो ये तो दिया था, कथन तो यही था, इसका मतलब कथन सत्य है। तो कौन कौन से हमारे सत्य निकल गए? हमारा डी सत्य है, ऊपर आते हैं सी भी सत्य है। ठीक, और पहला वाला असत्य है, बी सत्य है, सी वाला पार्ट क्या है? सी भी सत्य है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।
कहता है कि 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वह सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती है तथा P के व्यास से विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है यह ज्ञात करना है और किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट के पथ की लंबाई के बराबर यह ज्ञात करना है। प्रश्न हल करने से पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। प्रश्नानुसार दोस्तों एक वृत्तीय बर्फीली सतह है जिसकी त्रिज्या 200 मीटर है, तो व्यास क्या होगा, दुगुना होगा त्रिज्या का 400 मीटर। 3 लड़कियां क्रमशः A B से दो बिंदुओं P और Q के बीच स्केटिंग कर रही हैं। दोनों बिंदु P तथा Q एक दूसरे के व्यास की विपरीत है। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि विस्थापन क्या होता है। प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखने पर हमें ये समझ में आता है कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु तीनों लड़कियों के लिए समान है, अतः विस्थापन तीनों लड़कियों के लिए समान होगा, जो कि इसके व्यास के बराबर होगा, जो कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। अतः दोस्तों प्रत्येक लड़की के लिए विस्थापन का परिमाण होगा 400 मीटर। अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमें पूछा है कि किस लड़की के लिए वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। प्रश्न के अनुसार जो बी लड़की द्वारा तय किया गया पथ है यह इसके व्यास के बराबर है, जो कि इन दोनों बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है। अतः बी लड़की के लिए स्केट किए गए पथ की लंबाई इसके विस्थापन के परिमाण के बराबर है। इस प्रश्न का उत्तर हम पुनः समझ लेते हैं। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण 400 मीटर होगा, जो इसके व्यास के बराबर होगा, और बी लड़की द्वारा यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर होगा। धन्यवाद। प्रारंभ करता है, ठीक है, और ओपी के रास्ते पर इधर पहुंचता है, ठीक है, और परिध पर चलता हुआ क्यू ओ के रास्ते के पर आ जाता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यदि इस यात्रा में कुल लगा समय 10 मिनट हो तो साइकिल चालक का कुल विस्थापन और औसत चल क्या होगा, ठीक है बच्चों, मीटर और किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये उसका पथ दे रखा है बच्चों, और इसमें क्या कहता है कि जो वृत्ताकार मार्ग जिसकी त्रिज्या दे रखी है बच्चों कितना है, 1 मीटर और 1 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 के घात मीटर और किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है बच्चों। औसत चाल हमें बताना है विस्थापन मीटर में और औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, इसको भी हम किलोमीटर में रहने देते हैं। चलिए 1 किलोमीटर इसकी दूरी होगी, ठीक है, त्रिज्या। अब इसमें क्या होता है, साइकिल सवार केंद्रों से प्रारंभ करता है बच्चों चलना, और उसे पी के रास्ते चलता है, मतलब ये रास्ता चलता है, फिर पी से क्यू चलता है बच्चों, और उसके बाद क्यू से ओ पे आ जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों इसका प्रारंभ बिंदु ओ है और अंतिम बिंदु जो बच्चों ये भी ओ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों ये इस रास्ते से होते हुए इधर से होते हुए और फिर से क्या करता है बच्चों, इसी रास्ते में आ जाता है, ठीक है, उसी बिंदु पे आ जाता है। तो अब बताना है आपको बच्चों, यदि इस यात्रा में कुल लगा समय 10 मिनट है तो साइकिल चालक कुल विस्थापन और औसत चाल क्या होगी। कुल विस्थापन की बात कर लेते हैं बच्चों। कुल विस्थापन क्या होता है, कुल विस्थापन, ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों कुल विस्थापन, तो ये कितना होगा बच्चों, कुल विस्थापन होगा हमारा, विस्थापन क्या होता है बच्चों, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या होता है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये लिख लेते हैं बच्चों। विस्थापन होता है बच्चों दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है बच्चों कुल विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों दो बिंदुओं के बीच कौन से बिंदु बच्चों, प्रारंभ और अंतिम बिंदु, ठीक है। तो अंतिम बिंदु भी बच्चों बी पे है और प्रारंभ बिंदु भी बी पे है, या हम कह सकते हैं ए पे है, ठीक है। तो दोनों जब एक ही स्थान पे हैं तो कुल विस्थापन हमें क्या मिलेगा बच्चों, शून्य मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर, ठीक है। तो पहला तो हमें कुल विस्थापन मिल चुका है बच्चों। अब कुल विस्थापन का हमें बताना कुल औसत चाल, ठीक है। औसत चाल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो औसत चाल होता है बच्चों कुल दूरी अपान समय। क्या होता है बच्चों, औसत चाल अगर हम देखें बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कुल दूरी अपान समय, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, कुल दूरी, पथ दूरी क्या होता है बच्चों, पथ में तय की गई कुल लंबाई होती है बच्चों, दूरी कहलाती है, ठीक है, या पथ की कुल लंबाई होती है बच्चों, ठीक है। जिस लंबाई में साइकिल सवार जा रहा है बच्चों उस पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाएगी बच्चों। और समय यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, कुल दूरी हम बता सकते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना ये भाग है, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर ये हो गया बच्चों। उसके बाद फिर अगला दूरी कहाँ से होगा बच्चों, ये वाला भाग, ठीक है। अब ये वाला भाग कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे ये वाला भाग हम निकालेंगे, देखिए हम कह सकते हैं पूरे परिधि की लंबाई कितनी बच्चों, ये हो जाएगी 2 पाई आर। कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर, ठीक है। अब इस परिधि का कौन सा भाग है बच्चों, ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये चौथा भाग है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कुल लंबाई का 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो चौथा भाग मिल जाएगा और ये कुल लंबाई मान लेते हैं एल क्यू पी के लिए इस वाले पथ का, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ से मिलेगा बच्चों, ये यहाँ से कैंसिल होकर बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा एल क्यू पी, जो पथ की लंबाई मिलेगी वो हो जाएगी बच्चों पाई आर का मान तो 1 है बच्चों, ठीक है। अब पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब पाई में पता है बच्चों 3.14 होता है, ठीक है। एल क्यू पी बराबर अगर हम देखें बच्चों, पाई में पता है 3.14 बटा 2 लिखेंगे तो एल क्यू पी हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1.57 मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं बच्चों अगला क्यू और ओ की। तो इसकी लंबाई 1 किलोमीटर, ठीक है, क्या बच्चों 1 किलोमीटर। तो तीनों को अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं बच्चों तो कुल दूरी हो जाएगी, ठीक है, 1 प्लस किलो सब किलोमीटर में 1.57 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा फिर से 1 किलोमीटर, ठीक है। कुल दूरी अपान कुल समय 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है, और समय में प्रति घंटा पे बताना है तो 10 मिनट है, ठीक है। और 1 मिनट होते हैं बच्चों, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों 1 घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट के, ठीक है, 60 मिनट के। तो यहाँ पे 10 मिनट है तो 1 मिनट के स्थान पे लिख सकते हैं क्या बच्चों, ये 1 आर बाई 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 60 करेंगे तो घंटे में प्रतीत हो जाएगा, ठीक है। तो 60 को जो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं बच्चों, यहाँ पे गुणा भी कर सकते हैं इसके, ठीक है। मात्रा क्या हो जाएगा किलोमीटर और ये हो जाएगा बच्चों घंटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बच्चों 3.57 गुणा 60, यहाँ पे जाएगा मतलब 60 और डिवाइड बाई 10 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा कर देते हैं 3 इससे बच्चों 5-7 से 6 का, तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 21.42, ठीक है बच्चों। और यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों दूसरे पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों दूसरे पार्ट का आंसर और पहले पार्ट का आंसर हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए बच्चों, विस्थापन 0 और 21.4 किसमें मिला बच्चों, ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले मैदान में मोटरसाइकिल जो 500 मीटर जाने के बाद 60 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। छठे और 8वें मोड़ पर हमें विस्थापन निकालना है। प्रत्येक मीटर इन मोड़ पर तय की कुल पथ लंबाई के विस्थापन के परिमाण की तुलना करनी है, ठीक है। तुलना करनी मतलब उसका बट्टे में निकालना है, मतलब 500 मीटर चलता है फिर 60 डिग्री कोण पर मुड़ जाता है, फिर वापस 500 मीटर चलता है 60 डिग्री। तो इस तरह का आपके पास आकृति बन जाएगी। ये हमारे पास हमें चित्र बन गया, मैंने ये चित्र आपको बना के बता दिया, ठीक है। प्रत्येक 500 मीटर पर 60 डिग्री मुड़ जाता है। तो हमें छठे मोड़ 8वें पहले तीसरे मोड़ का निकालते, तो तीसरा मोड़ क्या होगा ये, और यहाँ पर क्या है कुल विस्थापन क्या होगा, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक अंतिम बिंदु यानी कि ए से लेकर जो बिंदु है हमारे पास डी, ये सीधी लकीर खींचेंगे तो ये हमें चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कैसे आएगा, दूरी हमारे पास क्या है तीसरे मोड़ पर, तो देखो AB प्लस BC प्लस CD,
ये क्या होगी 500 प्लस 500 प्लस 500 कितनी होगी 1500 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है विस्थापन। तो विस्थापन हमारे पास क्या आएगा, तो विस्थापन सीधा ये है, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाएंगे तो ये देखो ये 60 डिग्री का कोण है, तो कुल कोण कितना होगा तो ये मतलब हमारे पास समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो विस्थापन आ जाएगा 2 इंटू जी डी, समबाहु त्रिभुज बनेंगे दोनों। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 1000 मीटर आ गया, और इनकी तुलना कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.67 आया। ठीक है, अब दूसरा करते हैं छठवें मोड पर। छठा मोड क्या होगा, ये देखो तीसरा मोड, ये चौथा मोड, ये पांचवा मोड, छठा, मतलब छठे पे वापस वहीं पे ही आ रहा है। तो कुल दूरी क्या होगी, देखो कुल दूरी सबकी बराबर है, तो हम 6 सीधा कर देंगे, 6 इंटू 500 कर देंगे, तो हमारे पास कुल पूरी दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस एफ ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हो गया 6 इंटू 500, ये हमारे पास आ गया 3000 मीटर। अब निकालेंगे विस्थापन। विस्थापन प्रारंभिक अंतिम बिंदु पे आ गया वापस, तो ये हमारे पास विस्थापन तो जीरो ही हो गया। ठीक है, अब इनकी तुलना करते तो ये हमारे पास जीरो आ गया। तो आठवां क्या होगा, इससे वापस आगे जाएगा। तो अब हम वापस दूरी निकालेंगे। दूरी तो पूरी निकाली जाती है, तो और ये हमें निकालना है, इसका ये परिणामी हो गया। तो हम पहले सारी दूरी लिखते हैं। ठीक है, और ये परिणामी क्या है मेरे पास AC, और ये परिणामी इस तरह से आ जाएगा। परिणामी तो हम सबको निकालना आता ही है। ठीक है, तो हम यहाँ इससे परिणामी निकाल लेंगे। ये कोण निकाल लिया, बाहर का कोण 60 डिग्री का, अंदर का कोण 120 डिग्री का हो जाएगा। और ये 120 है, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो ये 30-30 के दो कोण हो गए। क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ये प्रमेय होती है। इस तरह हमारे पास आंसर आ गया। और हमें AC चाहिए, तो इन स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो सूत्र हमने पढ़ा ही है कि AC² प्लस B², ये हमारे पास लगा दिया, और cos 60 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर आ गया AC का। और अब हम चाहिए कितना डिस्टेंस, और तो इसके लिए हम करेंगे D2 प्लस 1000, यानी कि 3000 प्लस मतलब 4000 उत्तर आ जाएगा हमारा। इनका जब हम लेंगे तुलना करेंगे, तो ये हमारे पास ये उत्तर आ गया। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट हो गए, उत्तर हो गए, ये उत्तर हो गए। जल्दी से आप कर लीजिए। शहर में आया है और वहाँ स्टेशन से सीधी सड़क पर किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। इसके दो पार्ट है, कि टैक्सी की औसत चालक कीजिए, और दूसरा पार्ट है औसत वेग का परिमाण क्या होगा, क्या वे बराबर है। तो पहले देखते हैं कि दिया क्या क्या है। पहले दिया है कि जो टोटल डिस्टेंस है, जो विस्थापन है, उसको एस मान लिया, वो दिया है 10 किलोमीटर। और जो टोटल दूरी तय की उसने टैक्सी ने, उसको मान लिया डी है, वो है 23 किलोमीटर। और जो समय लिया टी, वो है 28 मिनट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो औसत चाल होती है, जो एवरेज स्पीड होती है, फर्स्ट पार्ट के लिए लिख रहे हैं एवरेज स्पीड वी एवरेज इक्वल टू जो टोटल दूरी चली गई होती है, वो मतलब जो डी है और जो टाइम है उसका भाग होता है। मतलब ये 23 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 28 मिनट। इन दोनों को हम मीटर और सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये जो 23 किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये हो जाएगा इतना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 13.7 मीटर पर सेकंड। अभी इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, औसत वेग का परिमाण क्या होगा। जो औसत वेग होता है, इसका बी पार्ट है, जो औसत वेग होता है, इसको मान लिया यू एवरेज, वो होता है कि विस्थापन बटे समय। विस्थापन यहाँ पे दिया है 10 किलोमीटर, इसको मीटर में करके लिख दिया, और ये है टाइम, टोटल टाइम। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5.95 मीटर पर सेकंड, मतलब इस स्पीड से वो रिक्शा वाला टैक्सी वाला टैक्सी चला रहा था। जो इसका औसत वेग होगा वो होगा 5.95, और जो इसका औसत चाल होगा वो होगा 13.7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमको ऐसे दिख रहा है कि जो औसत चाल है वो औसत वेग के बराबर नहीं है। इस मीटर वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें कि 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। तो इसे हम चित्र के माध्यम से सोचते हैं, यहाँ पर हमारे क्या है कि एक छत है, ठीक है, ये हॉल है हमारे पास, इसकी ऊंचाई दे रखी है 25 मीटर दे रखी है। फिर क्या करते हैं, हम यहाँ से एक गेंद को फेंकते हैं और गेंद यहाँ से ऐसे जाती है और इसको बिना यहाँ पर टच किए क्या आती है, नीचे आ जाती है। तो ये क्षैतिज दूरी जो हमारे यहाँ पर है, क्षैतिज दूरी यहाँ से वो यहाँ तक, वो दूरी कितनी तय की इसने, वो हमें ज्ञात करनी है। ये आर मान ले, तो ये हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर हमारी जो प्रारंभिक चाल है वो दे रखी है 40 मीटर प्रति सेकंड है बोल की, किसी थीटा कोण पे फेंकी होगी हमने। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो थीटा कोण पे फेंकी है, तो हमारा यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई कितनी की होगी 25 मीटर। इसको 20 मिनट तभी कंडीशन सबसे ज्यादा सही रहेगी। तो यहाँ पर 25 मीटर हमारी अधिकतम ऊंचाई तक गई, तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर सूत्र में लिख देते हो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई बराबर h बराबर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये सूत्र हो गया हमारे पास। देखो थीटा हमें पता है कौन किस कोण पर प्रेक्षित की, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, g यहाँ पर हमारा गुरुत्व त्वरण, h यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई है। तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। यहाँ से h हमें पता है 25 है, u यहाँ पर 40 का स्क्वायर, और हमारे पास sin स्क्वायर थीटा है। तो sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, और 2g, 2 गुना g का मान मैं लगभग 10 ले लेता हूँ, ठीक है, 9.8 होता है, 10 ले लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो 25 ये कितना हो गया, 25 50 500 हो गया, 500 बटा ये कितना हो गया 1600, तो 5 बटा 16 हो गया हमारा, और ये sin स्क्वायर थीटा होता है। इसको एक काम करता हूँ 9.8 ले लेता हूँ, 9.8। तो आगे हल्का फिर से करते हैं इसको, ये हो जाएगा देखो 25 गुना तो 50, 50 गुना 9.8 बराबर कितना होता है, 490 लगभग होता है, 490 होता है। और यहाँ पर हमारा 4 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, और ये sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ से देखो थीटा का मान जो निकालेंगे हमारे पास क्या है, पहले तो इसको रूट करेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, इनवर्स कर देंगे। sin इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा 490 बटा 1600 का रूट। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हम करते हैं, तो थीटा का मान हमारा कितना आता है, थीटा बराबर हमारा आता है 33.6 डिग्री, 6 डिग्री। तो ये तो हमारा कोण आ गया, किस कोण पर प्रेक्षित किया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्षैतिज परास निकाल सकते हैं, क्षैतिज परास जो कि हमसे पूछी गई यहाँ पर, क्षैतिज परास r कितनी दूरी पर ज्यादा गिरेगा r, ये हमारा प्रश्न है यहाँ पर। तो r बराबर हमारा क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा g होता है, ठीक है। तो ये r बराबर हो गया। तो ये एक दूसरा सूत्र हो गया हमारे पास, इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम यहाँ पर इसके लिए क्षैतिज परास निकालने के लिए। तो r बराबर हमारा रखेंगे इसमें u स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, हमारा प्रारंभिक चाल दे रखा है sin 2 थीटा मतलब sin 2 गुना 33.6,
तो ये हो गया यहाँ पर देखो जी हमारा 9.8 ले लिया मैंने यहाँ पर जी कितना दे सकता हूँ 9.8 तो जी हो गया 9.8। अब यहाँ से आर बराबर हमारा कितना जाएगा आर बराबर देखो 40 का स्क्वायर मतलब 1600 और ये साइन 2 थीटा मतलब ये 33.66 और ये 67.2 तो साइन 67.2 और नीचे हमारा 9.2 है 9.8 है सॉरी 9.8। अब आर बराबर हम हल करेंगे तो साइन 67.2 कितना होता है 0.921 होता है और ये 1600 है हमारे पास और ये 9.8 हमारा भाग में। अब 1600 को इससे गुणा करके 9.8 भाग देंगे कितना बनेगा ये आ जाएगा 150.5 मीटर 5 मीटर और यही हमारा अंतिम उत्तर होगा जो कि 33 हमसे पूछी गई थी। तो हमसे 33 जो मतलब कि हमारा जो गेंद है कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा 33 150.5 मीटर पर गिरेगा। धन्यवाद। गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, ठीक है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ठीक है। तो ये हमें प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि खिलाड़ी जो है गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, ठीक है। यानी क्षैतिज दूरी जो है परास है, जो परास है परास का मैक्सिमम मान यानी अधिकतम मान क्या दिया गया है आर मैक्स मान दिया गया है 100 मीटर, ठीक है। यानी जो है गेंद को 100 मीटर की अधिकतम दूरी तक फेंक सकता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि गेंद को जमीन से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने मान लिया कि क्रिकेट का खिलाड़ी जो है किसी गेंद को यू वेग से फेंकता है, ठीक है। तो इस वेग से इसको फेंकता है तो ये जो अधिकतम जो परास है यानी ए से अगर इस बिंदु को बी का है, ठीक है। तो ए से और बी के बीच की दूरी जो है उसको आर बोलते हैं जिसको परास बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है खिलाड़ी गेंद को जमीन से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है यानी अगर जमीन से उस बिंदु की ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई एच हो तो एच बराबर हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न गति में जो है परास का सूत्र क्या होता है यानी जो है आर का सूत्र क्या होता है दोस्तों परास आर का सूत्र होता है आर बराबर यू स्क्वायर sin 2 थीटा बटे जी होता है, ठीक है। यू स्क्वायर sin 2 थीटा बटे में जी होता है, ठीक है। जहां यू क्या है यू जो है गेंद का प्रारंभिक वेग है, ठीक है। मतलब जिस वेग से गेंद को फेंकते हैं, ठीक है, उसका मान जो है यू है, ठीक है। और थीटा क्या है वेग से जो है क्षैतिज से बना कोण, वेग और क्षैतिज से बना कोण थीटा है, ठीक है। और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो यहाँ से आर का अधिकतम मान क्या होगा जब sin 2 थीटा का मान अधिकतम होगा, ठीक है। sin 2 थीटा इसका अधिकतम मान क्या होता है इसका अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है, ठीक है। तो जब इसका अधिकतम मान यानी sin 2 थीटा का मान 1 होगा तो ये जो आर का मान क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से sin 2 थीटा बराबर 1 तो यहाँ से 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin में 1 किसका मान होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर 90 डिग्री यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं कि आर का मान मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, जब sin 2 थीटा का मान हम 1 ले लेंगे, ठीक है। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बटे जी हो जाएगा और ये किस कंडीशन में होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है यानी अगर गेंद को हम जो है 36 से 45 डिग्री कोण पे फेंकें तो ये जो है मैक्सिमम परास प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आर मैक्स मान यू बटे यू स्क्वायर बटे जी होता है इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आर मैक्स का मान दिया गया है समीकरण में कितना 100 मीटर, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बटे जी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी गेंद को जो है हम ऊपर ऊपर क्यों फेंक रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो हम इसको ऊपर क्यों फेंक रहे हैं तो हमसे ये जो ऊंचाई पूछ रहा है कि कहां तक गेंद को फेंक सकते हैं तो हमने मान लिया कि ये जो है ऊंचाई जो है एच है, ठीक है। एच ऊंचाई तक हम गेंद को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से क्या हो जाएगा तृतीय समीकरण से, ठीक है। तृतीय समीकरण क्या होता है दोस्तों तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as जहां ये क्या होता है त्वरण होता है और s जो है विस्थापन होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें विस्थापन तो विस्थापन कितना तय कर रहा है ये कौन यार मतलब ये h विस्थापन तय कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे त्वरण कौन सा होगा जब गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो नीचे के गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, ठीक है। तो त्वरण का मान जो है यहाँ नेगेटिव लेंगे तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 2 त्वरण कौन सा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और इसका मान क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ये माइनस जी हो जाएगा और s के जगह क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जी का मान नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि जो पेंट को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। फेंक ऊपर की ओर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण कितना कार्य करने नीचे की ओर, तो इस प्रकार जो त्वरण का मान हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब गेंद को फेंकेंगे, ठीक है, तो जब अंतिम बिंदु पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग तो u है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अंतिम वेग क्या हो जाएगा अंतिम वेग 0 हो जाएगा तो v का मान 0 हो जाएगा और ये प्रारंभिक वेग u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2gh बराबर 2gh बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है हमें जो है h का मान निकालना है तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2g, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे u स्क्वायर बटे में g, ठीक है। और u स्क्वायर बटे g का मान क्या है 100, ठीक है। यहाँ से लिख लेंगे h बराबर 1/2 और इसका मान क्या था u स्क्वायर बटे g का मान है 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/2 यानी 50 यानी h का मान क्या हो जाएगा 50, ठीक है। और मात्रक हो जाएगा मीटर, ठीक है 50 मीटर। तो दोस्तों जब गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कितनी ऊंचाई तय करेगा 50 मीटर की ऊंचाई तय करेगा h बराबर 50 मीटर। थैंक यू दोस्तों। देखिए एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया है और इसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, ठीक है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। तो ये हमें प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों ये हमने मान लिया कि कोई पत्थर है जिसको जो है 80 सेंटीमीटर लंबे धागे से बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है धागे की लंबाई को अगर हम r मान लें, ठीक है, तो r का मान दिया गया है r बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है 80 सेमी, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। और इसको जो है क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है तो ये पत्थर जो 25 सेकंड में 14 चक्कर करता है, ठीक है। कितना 25 सेकंड में 25 सेकंड 25 सेकंड में तो ये जो 25 सेकंड में 14 चक्कर करता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में निकालेंगे 1 सेकंड में क्या हो जाएगा 14/25, ठीक है, चक्कर हो जाएगा 14/25 चक्कर हो जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। और 1 सेकंड में ये चक्करों की संख्या क्या कहते हैं आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति यहाँ से हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 14/25, ठीक है। और इसका मात्रक हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है, चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हमने आवृत्ति निकाल लिया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो गति कर रहा है पत्थर, ठीक है, तो यहाँ पे जो त्वरण कार्य करेगा वो जो अभिकेंद्रित त्वरण होगा और अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा हमेशा जो है केंद्र की ओर होती है, ठीक है। तो दिशा तो फिक्स है इसकी दिशा जो है केंद्र की ओर होगी, ठीक है। तो त्वरण की दिशा जो है केंद्र की ओर होगी और इसका परिमाण निकालना है, ठीक है। तो अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v स्क्वायर बटे में r, ठीक है। क्या होता है v स्क्वायर बटे r v हमें पता नहीं है, ठीक है। और v बराबर क्या होता है v बराबर होता है r ओमेगा, ठीक है। अब हम जो है यहाँ से n का मान पता है, ठीक है, तो ओमेगा का मान निकाल लेते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, ठीक है। 2 पाई गुणे आवृत्ति 2 पाई n होता है ओमेगा बराबर, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से a बराबर हो जाएगा b की जगह r ओमेगा रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे में r हो जाएगा, ठीक है। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब r का और ओमेगा का मान रख लेंगे तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा r का मान क्या दिया गया r का मान दिया गया 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रख लिया r का मान 0.80, ठीक है। और ओमेगा का मान क्या हो जाएगा ओमेगा यहाँ से 2 पाई n होता है 2 पाई n का मान क्या 14/25 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई गुणे क्या हो जाएगा 14/25, ठीक है 14/25 हो जाएगा, ठीक है 14/25, ठीक। तो n का मान रखेंगे 2 पाई गुणे
14/25, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा ए बराबर हो जाएगा 0.80 गुणे हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 पाई, ठीक है, और बटे में 25, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा ए बराबर 9.904343 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया अभिकेंद्री त्वरण, ठीक है, यानी पत्थर पे लगने वाला त्वरण का मान निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमने जो है त्वरण ये निकाल लिया, ये बराबर 9.9043 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और ए की दिशा यानी त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। मीटर पर आवर की एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है। इसके अभिकर्ण त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना करना है। तो पहले जो चीजें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ है विमान का वेग v = 900 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो v होगा 900 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा कितना, v हो जाएगा 250 मीटर पर सेकंड। अब हम इसके अभिकेंद्री त्वरण को कैलकुलेट करते हैं तो उसका अभिकेंद्री त्वरण होगा a, वो होगा v²/r, यहाँ से v का मान है 250 तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r 1 किलोमीटर है, जिसको मीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर होगा, मतलब 10³ मीटर होगा। तो इसको लिखेंगे तो ये होगा कितना 625 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻3, तो ये जो इसका केंद्रीय त्वरण होगा वो आ जाएगा 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू से हम कह सकते हैं कि जो इसमें अभिकेंद्री बल होगा वो गुरुत्वीय बल से बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो होगा ए इज मच ग्रेटर देन जी। कारण हम समझाना है कि सत्य होंगे या सत्य। तो पहले पूछा हमसे कि किसी का नेट पर हमेशा विद्युत की जगह हमेशा केंद्र की ओर होता है। दूसरा हमसे पूछा है कि किस बिंदु पर किसी का वे जो है सदिश वेग से जो है सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्शिका के अनुदिश होता है। तीसरा पूछा है कि किसी कण का एक समान गति गति में एक चक्र में लिया गया कौन सा त्वरण होता है, त्वरण सदिश एक शून्य सदिश होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहली स्थिति हम देखें, ये तीनों स्थितियों के कार्य होगा, कार्य हमेशा सत्य होगा, ठीक है, कि कोई एक कण है वो जो विद्युत गति में इस से यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। ये हमने एक गति पथ लिया, गति पथ में उसके केंद्र को उसे प्रदर्शित किया हुआ है, उसके त्रिज्या को यदि हम प्रदर्शित करना चाहें तो उसके त्रिज्या को समान से प्रदर्शित किया गया। कण की स्थिति हम देखेंगे कि कण की स्थिति किस प्रकार से होगी, इसके अलावा हम क्या करेंगे, कण की स्थिति कण की स्थिति उसी प्रकार है, यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो कण की स्थिति t समय पर हमने बताया, ठीक है, t समय पर उसकी स्थिति वहां पर थी, स्थिति वहां पर थी, हमने पहले लिया और उसके लिए उसकी वेग को यदि वो इस गति पथ पर गति कर रही है आधी जगह पर तो उसका वेग वहां पर होगा v1 प्रदर्शित होगा v1 से, ठीक है, एक स्थिति पर। इसी तरह हम बोलते हैं कि t समय पर या t समय पर उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी कण की, ये पहला बिंदु वहां पर हुआ। अब यहाँ पर t धन dt समय पर t धन dt समय पर उसकी स्थिति क्या होगी, ये हमें लिखना होगा, तो स्थिति मान लीजिए यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो हमने उसे क्या लिया, हमने देखिए त्रिज्या परिवर्तित नहीं होगी, त्रिज्या को हमने उतनी ही लिया हुआ। अब हम मान सकते हैं कि dt समय अंतराल में मतलब t से यदि dt वो समय लेती है विस्थापित होने के लिए, तो उसके विस्थापन का मान कोणीय विस्थापन रूप में ठीक है। और दूसरी स्थिति को यदि हम v की बात करें तो v की दिशा क्या रहने वाली है, v की दिशा कुछ इस प्रकार रहने वाली है, ठीक है। हमने ये दोनों स्थितियां ली, कब की स्थिति है, जब कोई एक कण जो होता है वो एक समान गति करता है। ये जो स्थिति है वो इस प्रकार की है, एक समान गति करते हुए, गति एक समान गति करते हुए उस कण के लिए उसका कोणीय वेग ओमेगा हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। जहां वह r o केंद्र, यहाँ पर o केंद्र और r त्रिज्या के किसी वृत्तीय मार्ग पर वहां पर एक समान गति करती है, समान गति करते हुए उसकी स्थितियां कहां होती है, यदि ये एक स्थिति पर देखें तो उसके लिए उसका वेग का मान v1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और दूसरी स्थिति पर देखें तो उसके लिए वेग का मान v2 के रूप में प्रदर्शित किया गया, ठीक है। समय का लिखेंगे शनि स्थिति का पहला बिंदु वहां पर था और t धन dt समय के पश्चात उसकी स्थिति बिंदु 2 पर है। देखिए क्या बताते हैं उसे हम परिमाण बिल्कुल बताते हैं, एक समाचार से कोई कण गति करता है किसी वृत्ताकार पथ पर, और इस स्थिति पर हम विभिन्न बिंदुओं पर उसकी दिशा लिखेंगे। दिशा क्या है, दिशा यहाँ पर परिवर्तित दिशा मतलब परिवर्तित दिशा। तो इसलिए हमने जो यहाँ पर उसकी गति को बोला, ये गति हमें हमारी क्या होगी, हमेशा एक तरह से त्वरित गति होगी। अब त्वरित गति की बात आती है, त्वरण की संख्या कहाँ, यदि स्पर्श के रूप में वेग की अदिश लिखेंगे, वेग की अदिश त्वरण का जो मान होता है वो शून्य होता है, ठीक है। वेग की दिशा के अदिश मतलब हम उसे बोलते हैं स्पर्श के रूप में जो त्वरण होता है, स्पर्श की त्वरण उसका मान होता है शून्य, एक समान गति करते हुए ये बराबर शून्य होगा। लेकिन जो वहां पर एक स्थिति ऐसी है कि जो उसके लंबवत त्वरण का मान होगा हमेशा केंद्र से अंदर की ओर होगा, केंद्र से अंदर की ओर, ठीक है, हमेशा। या इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं त्रिज्यीय रूप से हमेशा अंदर की ओर, मतलब वो हमेशा केंद्र की ओर होती है। और इसकी दिशा देखिए, हर बिंदु पर उसकी दिशा कहाँ होती है, दिशा बदली जाती है। यदि हम एक निर्देश फ्रेम के रूप में देखें तो इस प्रकार ये कब संभव होता है, कब स्थिति जब एक समान गति हुई हो। प्रश्न की पहली स्थिति पर प्रणाली की गति केवल गति में किसी का नेट त्वरण, मतलब उस वाले के हमारा त्वरण का मान हमेशा गति की दिशा के होती है। तो देखिए पूरे यहाँ पर जो कथन दिया हुआ वो सत्य है, यहाँ पर एक समान नहीं होता तब ये पूरा कथन सत्य हो सकता है। तो हमारे लिए कथन अभी क्या होगा, अभी कथन होगा सत्य, मतलब एक दिन एक समान गति, यदि वो असमान गति करती है तब इस स्थिति में हमेशा जो नेट त्वरण होता है वो हमेशा केंद्र की ओर नहीं होता है, तो केवल गति सही होता है, ये सही कथन नहीं होगा। दूसरा बोला है कि इस बिंदु पर किसी कण का वेग होता है, वेग सदिश हमेशा उस बिंदु पर कण की पथ की स्पर्शिका के अनुदिश होता है। देखिए हमने जो चीजें बनाई है, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, यदि हम किसी भी स्थिति पर कण के लिए उसके वेग को देखना चाहें तो हमेशा क्या होगा, देखिए केवल वेग की सदिश मात्रा दूसरी स्थिति और वेग समान तीसरी स्थिति हमने लिया है तो वो क्या होगी, हमेशा स्पर्श के रूप में तीसरे बिंदु पर लिखते हैं तो वेग की सदिश होगा। सिर्फ चौथे बिंदु पर भी हम समान को सिद्ध कर पाते हैं, ये हमारे पास बनता है स्पर्श के रूप में। तो चौथा बिंदु पर देखें, ये तीसरे बिंदु पर, ये दूसरे बिंदु पर, हमेशा ये पहले बिंदु पर। देखिए हमेशा जो वेग सदिश होते हैं, वेग सदिश का दिशा जो है हमेशा कण के पथ, मतलब यदि वो जिस दिशा से गति कर रही है, जिस दिशा में गति कर रही है उसके पथ की स्पर्शिका के अनुदिश होती है। ये सारी वेग जो दिशाएं दिख रही है वो स्पर्शिका है, किसी वृत्तीय की स्पर्शिका। तो ये जो बोला गया कि किस बिंदु पर कण का वेग जो है, किस बिंदु पर, तो हमारे लिए क्या रहने वाला है, एक उत्तर तो हमने जान लिया कि वो सत्य था, एक उत्तर हमारे पास रहने वाला है किस बिंदु पर पूछा जा रहा है, तो वृत्ताकार पथ की परिधि के किसी बिंदु पर हमसे बोल सकते हैं, परिधि के किसी बिंदु पर इसका मान जो है हमेशा स्पर्शिकीय होगा, वेग का मान जो है वो स्पर्शिकीय होगा, ये हमें पता है, ठीक है, स्पर्शिकीय होगा। अब ये तो हमने लिया, ये हमारे लिए क्या रहता है, ये हमारे लिए जो स्टेटमेंट होगा कथन होगा वो सत्य होगा। अंतिम में बात आती है कि किसी कण का समान गति में चक्र में लिया गया औसत त्वरण, तो एक चक्कर की बात हो रही है, औसत त्वरण से जो है शून्य से ये पूछा जा रहा है, ये जो कथन दिया हुआ है उसका मान भी सत्य ही होगा, ठीक है, सत्य होगा। तो हम किसी कारण को किस प्रकार दें, जैसे हमने प्रति बिंदु पर मतलब बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3, बिंदु 4 क्रमशः वेगों की स्थिति को देखा है, वेगों की स्थिति को देखा है, हम त्वरण की स्थिति को देखें तो त्वरण के पहले दिशा हमेशा केंद्र के अंदर की ओर होती है, तो हमने इस स्थिति में दूसरी स्थिति पर भी समान को बनाया तो a दूसरी स्थिति में बनाया। इसी तरह अंदर हम करते हैं तो तीसरे बिंदु पर वो होता है a यहाँ पर 3 के रूप में, जिसकी हमेशा दिशा कहाँ है, हमेशा दिशा केंद्र की ओर अंदर
अंदर की ओर है, मतलब त्रिज्यीय अंदर की ओर, ठीक है। ये हमने करंट की स्थिति में देखा। यदि हम सारी करंट ले लें या बहुत सारे करंट्स ले लें, तो पूर्व से यहाँ पर पता जा रहा है कि किसी करंट का एक समान गति में एक चक्र में लिया गया औसत करंट, चलिए हमने यदि देखिए 5 बिंदु ले ली, 5 बिंदु ले ली और उनके परिमाण को हमने A1 से लेकर A5 तक रखा हुआ है, ठीक है। और औसत करंट यदि हम निकालते हैं तो सदिश औसत करंट का जो सदिश होता है एक शून्य सदिश होता है। शून्य सदिश क्यों होगा? तो हम ये जानते हैं तीसरी स्थिति के लिए हम बात करें कि किसी भी चक्र के लिए, किसी भी पूर्ण चक्र के लिए सभी सदिशों की बात की जाए, ठीक है। सभी सदिशों के जो परिमाण के परिणामी होते हैं, परिणामी उनका मान क्या रहता है? उनका परिणामी का मान हमेशा शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो ये है सभी सदिश हमारे पास, जैसे 5 सदिश हमने लेकर के 5 बिंदु हमने लेके लिए, तो इनमें उसको औसत के परिमाण के रूप में देखा, तो 5 यहाँ पर किया, तो औसत यहाँ पर जो भी मानेगा, ठीक है। औसत जो भी मानेगा उसका मान यहाँ पर परिणामी के रूप में हमेशा शून्य आता है, ये हमने देखा। तो हमारी इस कथन भी क्या है? सत्य है। धन्यवाद। कल की स्थिति निम्नलिखित है, मतलब हमें कल की स्थिति का समीकरण दे रखा है, r बराबर 3.0 t i 2.0 t स्क्वायर j और 4.0 k मीटर। हमें जो है वो मीटर में दे रखा है, समय t सेकंड में है तथा सभी गुणांकों के मात्रक इस प्रकार है कि r मीटर में व्यक्त हो जाएगा, ठीक। अब कण का हमें प्रश्न ए में तेरा कण का वेग निकालिए तथा त्वरण निकालिए, और प्रश्न बी में तेरा t बराबर समय बराबर 2 सेकंड पर कण के वेग का परिमाण एवं दिशा कितनी होगी यह बताना, ठीक। समय जो दिया पहले हम लिखते हैं, हमें इसके जो है कल की स्थिति का समीकरण दिया है 3.0 t i माइनस 2.0 t स्क्वायर j प्लस 4.0 k। ये i j क्या दिखा रहा है? i j दिखा रहा है कि जब हमारे तीन डायमेंशन निर्देशांक होते हैं उनमें जो कण की स्थिति है, x अक्ष पे 3 मीटर की दूरी पर, y अक्ष पे 2 मीटर की दूरी और z अक्ष पर 4 मीटर की दूरी, ठीक। तो ये तीन दूरी का ये x y z अक्ष पर उसके निर्देशांक को दिखाता है, ठीक है। t समय है, तो हम जानते हैं हमारा वेग होता है, तो हम पहले एक प्रश्न हल करते हैं। हमारा वेग का जो सूत्र होता है वो होता है वेग बराबर dr बटे dt। तो ये हम r को क्या करेंगे? r का हम अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष, तो इससे हमें वेग मिल जाएगा। तो वेग जो आएगा d बटे dt, अब r का मान हमें रखेंगे 3.0 t i माइनस 2.0 t स्क्वायर j प्लस 4.0 k, ठीक। तो यहाँ से हमारा वेग जो आएगा वो आएगा 3.0 i, ये हमारा आ जाएगा 4.0 एक बार टी आएगा और फिर हमारा जे आएगा, ठीक। क्योंकि एक ही बचेगा हमारा इसमें, और प्लस का निशान, ये जो हमारा इसमें टी का कोई भी गुणांक नहीं था, जिसकी वजह से ये जो हमारा पूरा पद जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये नियत मान की तरह है यहाँ पे, क्योंकि इसमें टी का गुणांक नहीं है, वजह से इसका जो अवकलन होगा टी का जीरो हो जाएगा। तो हमारे जो वेग का समीकरण आएगा 3.0 i माइनस 4.0 टी जी, ठीक। ये हमारे वेग का समीकरण आ गया है, जो हमसे पूछा गया था। किसी भी समय पे हम वेग निकाल सकते हैं, समय का मान रखते हैं इसमें। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन समीकरण नंबर 1 है, ठीक। और हमें त्वरण निकालने को आ गया, तो त्वरण क्या होगा? हम जानते हैं त्वरण का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दौड़ को त्वरण कहते हैं, मतलब त्वरण हमें निकालना है जिसके वेग को समय के साथ सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये जो है वो हमारा जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा इसमें टी का कोई गुणांक नहीं है, तो ये वाला पद जो हमारा वो जीरो हो जाएगा। इसमें टी का हमारा 1 है, तो ये हमारा जाएगा माइनस 4.0 जे, ठीक। तो हमारे जो त्वरण आएगा वो आ गया हमारा, त्वरण हमारा माइनस 4.0 जे, ये हमारे त्वरण आ गया है। इसको हमने टी के सापेक्ष अवकलन किया, हमारा त्वरण आ गया। ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया, पहला उत्तर हमारा ये था और दूसरा उत्तर हमारा ये है, ठीक। अब हमसे दूसरे प्रश्न बी में क्या कहा गया? हमें टी बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग एवं उसकी दिशा बतानी है, तो ठीक। तो हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। बी टी बराबर 2 सेकंड पर, ठीक। सेकंड पर वेग हमसे पूछा गया, तो हमने वेग का समीकरण क्या निकाला? वो हमने निकाला 3.0 i माइनस 4.0 t जे, ठीक। तो इसमें अपने टी का मान रखते हैं, तो ये हमारा जैसे इसमें टी का मान रखेंगे, ये हमारा वेक्टर है वेग, तो ये हमारा जाएगा 3.0 i माइनस 4.0 गुणे 2 जे, तो ये हमारा हो जाएगा v जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3.0 i माइनस 8.0 जे, ठीक। ये हमारा वेग आया। अब इस वेग का अगर हमें परिमाण निकालना है तो मॉड निकालेंगे, हम क्या करते हैं? मॉड निकालेंगे हम इनका गुणांक का वर्ग जोड़ देते हैं आयु से, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 64, इसको जब हम करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा वो होगा हमारा, तो हमारा जो वेग आया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारा उत्तर था 3.0 i माइनस 8.0 जे, और ये हमारा जो इसका परिणाम निकालेंगे तो हमारा 8.544 मीटर आया, ये हमारा 4 हो गया। लेकिन अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो ये हमारा जैसे आई जे के रूप में ग्राफ बनाया, आई हमारा एक्स अक्ष, वाई हमारा जे हमारा वाई अक्ष, तो आई हमारा 3 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा है धनात्मक एक्स अक्ष में, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 3 मीटर पर सेकंड होगा, मान लीजिए ये हमारा इस बिंदु पे हमारा 3 मीटर पर सेकंड, ओके। ये हमारा 3 मीटर पर सेकंड हो गया, ये हमारा 3 आई हो गया यहाँ पे, और वाई में क्या है? माइनस में 8 मीटर पर सेकंड, ओके। यहाँ पे कहीं हमारा होगा माइनस में 8 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इन दोनों पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा जो यहाँ मिलेगा ये नहीं यहाँ मिलेगा हमारा, ठीक। तो ये हमारा बिंदु होगा जो कि हमारा 3 i माइनस 8 जे को दिखा रहा है, ये हमारा वेग है, ठीक। तो हमें इसकी दिशा पूछी गई है, तो हमें दिशा निकालने के लिए करना पड़ेगा। पहले तो हमारा जो है ये वेक्टर इसका जो वेग आ गया वो हमारा ये, ठीक। ये हमारा वेक्टर आ गया, ये हमने इसको दिखा दिया यहाँ पे चित्र में। अब हमें इसकी दिशा निकालनी है, तो हम इसको एक्स एक्सिस से पूछी गई, तो हम ये देखेंगे ये थीटा कोण कितना है, तो हम सीधे लगा सकते हैं tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा? tan थीटा हमारा ये हो जाएगा लंब बटे आधार, जहाँ के आधार हमारा ये 3 है और लंब हमारा ये 8 है, ठीक। तो हम नीचे लगाते हैं tan थीटा, ध्यान रखिए थीटा हम इसमें नेगेटिव ऋणात्मक दिशा करनी है, जो कि हम ऐसे चले हैं, ठीक। तो हम सिर्फ यहाँ से देखेंगे इसको, तो tan थीटा बराबर ये लंब हमारा है माइनस में 8 बटे आधार। हम सिर्फ इसका परिणाम लेंगे, चिन्ह लेंगे, चिन्ह इसलिए लेंगे क्योंकि हम जो है ये कोण जो है नीचे की दिशा ले रहे हैं, इसलिए tan थीटा यहाँ पे जो ले रहे हैं वो लंब ले रहे हैं, इसका लंब का परिणाम होगा जो आधार का परिणाम है वो, ठीक। तो हम इसको अगर हल करेंगे तो हमारा जो है tan इनवर्स 8/3, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो थीटा निकल जाएगा वो हमारा होगा 69.44 डिग्री, ठीक। 69.44 डिग्री। ये हमारा इसका एक्स अक्ष से दिशा बदल गई, ठीक। तो ये हमारी इसकी दिशा है और ये हमारा इसका वेग है, वेग का परिमाण हमारा ये था जो 8.5 मैंने दिखाया है, ये हमारा ग्राफ है 8.54 मीटर, ठीक। ये परिमाण इसका ये है, और इसके जो अलग अलग वेग वो हमने बिंदु के रूप में दिखा दिए, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ भी होती है, हमारा प्रश्न हो गया। धन्यवाद। क्षण पर मूल बिंदु से वेग से 10 जे मीटर पर सेकंड चलना प्रारंभ करता है तथा एक्स वाई समतल में एक समान त्वरण 8 i + 2 जे मीटर पर सेकंड स्पर्श गति करता है। तो इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है कि इस कण का जो एक्स निर्देशांक है वो 16 मीटर पर होगा और इसी समय इसका वाई निर्देशांक कितना होगा, और दूसरा पार्ट है कि इस कण की चाल कितनी होगी। तो जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ है कि इनिशियल जो वेग है v वो दिया है v j, ये दिया हुआ है 10 जे मीटर पर सेकंड, और जो इसका त्वरण है वो दे रखा है 8 i + 2 जे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ये पार्ट करते हैं कि जब एक्स निर्देशांक पे वो 16 मीटर की दूरी पे होगा तो किस क्षण होगा, तथा इसी क्वेश्चन में उसका वाई निर्देशांक उसी क्षण पे निकालना है। तो जो यहाँ से एस आई का फॉर्मूला होगा EYT + 1/2 AI t स्क्वायर। तो यहाँ से 16 बराबर होगा EY 0 दिया हुआ है, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में उसका वेग है वो 0 दिया हुआ है, तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 1/2, और AI का मान दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन जो एक्स कंपोनेंट है त्वरण का वो है 8, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ से t स्क्वायर को t स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4
तो यहाँ से आएगा 4t² इक्वल 16, देन t² इक्वल टू 4, देन t इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब t की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहाँ से हम t की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पे जो है कण x डायरेक्शन में 16 मीटर चल चुका होगा। अब इसी चल पे y डायरेक्शन में चली हुई दूरी निकालनी है, तो वहां से निकालेंगे sj इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब चूंकि ये y डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो इसमें जो u होगा वो भी j वाला होगा और a भी j वाला होगा, तो यहाँ से sj निकालेंगे तो होगा ये u j वाला हमको दिया है 10 मीटर पर सेकंड, और जो t है वो 2 है, तो यहाँ से j जो दिया है वो 2 दिया है, और t² 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ से जो sj का मान आएगा वो 10 में 20 और 24 मीटर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में पूछा है कि इस क्षण कण की चाल कितनी होगी, जो चाल है कण की वो कितनी होगी, तो t इक्वल टू 2 पे जो स्पीड ऑफ पार्टिकल वो कितना होगा, तो पहले इसका जो f डायरेक्शन में स्पीड है वो निकालते हैं, तो v इक्वल टू u प्लस at से निकालेंगे f डायरेक्शन का, इससे i लिखेंगे, तो ये vi जो होगा यहाँ py तो 0 था, प्लस इसका जो त्वरण है वो 8 दिया हुआ है और t 2 है, तो यहाँ से vi जो आ जाएगा वो हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। अब इसी t इक्वल टू 0 पे y डायरेक्शन में निकालेंगे, तो यहाँ से जो vj आएगा वो होगा u प्लस uj प्लस aj t, तो vj जो आएगा वो होगा, ये 10 दे रखा है और ये 2 इंटू 2, तो यहाँ से जो vj आएगा वो होगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो इसका वेव होगा उसमें वो उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ vi² प्लस vj², तो यहाँ से हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से जो v आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 256 प्लस 196, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 452, तो इसका जो मान होगा वो v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू 21.26 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दो i कैप प्लस 3 j कैप के i कैप प्लस j कैप व i कैप माइनस j कैप की दिशाओं के अनुदिश घटक निकालिए। हमें a सदिश के i कैप प्लस j कैप और i कैप माइनस j कैप की दिशाओं में घटक निकालने हैं, तो घटक निकालने के लिए उस घटक में क्या चीजें आवश्यक है, एक तो उस घटक का परिमाण होगा कुछ और उसकी कुछ दिशा होगी। तो पहले हम लोग i कैप प्लस j कैप की दिशा में देख लेते हैं जो घटक होगा वो क्या होगा। अब घटक का पहले दिशा देखते हैं, दिशा क्या होगी, i कैप प्लस j कैप की का जो एकांक सदिश होगा उसकी जो दिशा होगी वही क्या होगी, हमारे घटक की दिशा होगी। तो पहले हम लोग i कैप प्लस j कैप की दिशा में एकांक सदिश लिख लेते हैं, तो वह एकांक सदिश कितना हो जाएगा, i कैप प्लस j कैप सदिश बटा उसका जो परिमाण होता है वह i कैप प्लस j कैप, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास i कैप प्लस j कैप बटा रूट 2, अर्थात i कैप प्लस j कैप की दिशा में जो घटक होगा उसकी दिशा क्या होगी, ये उसकी दिशा होगी। अब हमें क्या करना है, उस घटक का परिमाण निकालना है, तो वो लिख लेते हैं। तो परिमाण हम लोग कैसे निकालते हैं, जो दोनों सदिश हैं, एक तो a है इसका तथा जिस दिशा में हम लोग जिस सदिश की दिशा में हम लोगों को निकालना है उसका क्या हो जाएगा अदिश गुणनफल। तो a जो हमारा दिया गया है वो कितना दिया गया है, a सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप, तो पहले लिख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप i कैप प्लस j कैप, जो अदिश गुणन होता है वो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो i और i का जो गुणन होगा वो 1 हो जाएगा और जो भी i j के जो भी वो होंगे वो 0 हो जाएंगे और j का भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3, 0 कौन सा होगा, इस i को जब हम इस j से करेंगे तब 0 आ जाएगा और इस j को जब हम इस i से करेंगे तब 0 आ जाएगा। 3j को जब j से करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और 2i कैप को i कैप से करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, अर्थात परिमाण जो आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें किसी भी सदिश में दो ही चीजें चाहिए होती है, परिमाण और दिशा, तो उस घटक का परिमाण हमें पता चल गया और दिशा हम लोगों ने निकाल ली, तो अब हम लोग वही सदिश लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो जो सदिश हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, उसका परिमाण और उसकी दिशा इस प्रकार दर्शाते हैं। तो परिमाण हमारे पास कितना है 5 है और दिशा जो है वो i कैप प्लस j कैप बटा रूट, तो ये हमारे पास i कैप प्लस j कैप की दिशा में घटक आ गया। इसी प्रकार से अगर हम i कैप माइनस j कैप की दिशा में घटक निकालना चाहें तो उसकी जो दिशा होगी वह i कैप माइनस j कैप की दिशा में जो एकांक सदिश होगा वही दिशा होगी। तो i कैप माइनस j कैप की दिशा में एकांक सदिश लिख लेते हैं हम लोग, क्या होगा वह सदिश जो हमें दिया गया है वह बटा उसका परिमाण। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, हमारे पास जिसका परिमाण क्या हो, एक को परिमाण से भाग कर दे तो परिमाण उसका क्या मिलेगा, हमें एक ही मिलेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास i कैप माइनस j कैप, इसका परिमाण कितना होगा अंडर रूट 2। अब हमें जैसे हमने पिछले स्थिति में निकाला था उसी प्रकार क्या करना है, a सदिश का i कैप माइनस j कैप की दिशा में घटक का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, क्योंकि दिशा में निकालनी है तो लिख देते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पर उसका जो परिमाण होगा वो हमने यहाँ a कैप लिख दिया है और ये हमारा क्या है, जो जिस सदिश के अनुदिश हमें घटक निकालना है। तो i से जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास 2 ही मिलेगा, जब अदिश गुणनफल करते हैं तो जब i को j से हम अदिश गुणनफल करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, प्लस j का i से करेंगे तब भी हमारे पास 0 आएगा और जब हम j का माइनस j से करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना जाएगा माइनस का 3, अर्थात जो परिमाण प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ -1। अब हमारे पास इस सदिश की दिशा भी है और इस सदिश का परिमाण भी है, तो सदिश लिख देते हैं। तो जो घटक हमें प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, जो उस घटक की दिशा है वह गुणा उसका परिमाण, तो इसे हम लोग लिख देते हैं माइनस i कैप प्लस j कैप बटा रूट। तो यही दो घटक हमें निकालने थे, एक घटक तो ये हमने निकाल दिया i कैप माइनस j कैप की दिशा में और एक घटक जो है हमने i कैप प्लस j कैप की दिशा में निकाल दिया। थैंक यू। कारण एवं उदाहरण सही बताइए कि क्या सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, तो अदिश वह राशि है जो कह रहा है कि अदिश वह राशि है सबसे पहले किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है, हमें बताना ये पार्ट सत्य है अथवा असत्य। तो हमारा कह रहा है कि अदिश जो है किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है या का असत्य है। कारण क्या है कि एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल जैसे मान लो गति ऊर्जा है, ठीक है, गति ऊर्जा हमेशा संरक्षित नहीं रहती, जैसे इसमें नहीं रहती, जैसे प्रत्यास्थ हमारा अगर संघटित हो, अप्रत्यास्थ संघट में हम जानते हैं कि हमारा जैसे इनइलास्टिक संघट इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, इसमें हमारा गति ऊर्जा जो है वो संरक्षित नहीं रहती, ठीक है, नहीं रहती, ये बदलती रहती है। अभी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी सभी ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्यास्थ संघट में नहीं लगाते, इसका मतलब है कि हमारा अदिश राशि है गति ऊर्जा, जानते हैं अदिश राशि है, ठीक, अदिश राशि लेकिन संरक्षित नहीं रहती, मतलब हमारा कथन असत्य है। ठीक, ये कथन असत्य भी पे कभी ऋणात्मक नहीं होती, कह रहा है कि अदिश राशि वो राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये भी असत्य है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई अदिश राशि है तो हमेशा ऋणात्मक नहीं होगी, हमेशा धनात्मक होगी। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए ताप, ठीक है, तापमान ऋणात्मक भी हो सकता है, सेल्सियस पैमाने पर जानते हैं कि माइनस जा सकता है -1 डिग्री -2 डिग्री -273 डिग्री होता है, 0.5 जीरो केल्विन के बराबर होता है ताप, ठीक है, तो ताप ऋणात्मक हो सकता है और एक अदिश राशि भी है ताप, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भी आपका कथन असत्य है हमारा, ठीक, बी भी सत्य है। सी कहते हैं कि बीमाहीन होती है, अदिश राशि कह रहा है बीमाहीन होती है, ये भी सत्य है। नहीं, बहुत सारी ऐसी राशियां हैं, सी है, सी भी सत्य है, कह रहा है हमारा जो अदिश राशि होती है बीमाहीन होती है, जरूरी नहीं है कि बहुत सी राशियां हैं जो हमारी अदिश राशि होती है लेकिन बीमाहीन नहीं होती, जैसे आपका घनत्व ले लीजिए,
घनत्व क्या है, अदिश है, लेकिन इसकी बीमा होती है, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसकी बीमा क्या हो जाएगी, m l पावर -3 अदिश राशि, लेकिन इसकी बीमा होती है। उस प्रकार ऊर्जा ऊर्जा भी अदिश राशि, लेकिन उसका बीमा होती है, ठीक है। जैसे विभव होता है हमारा, विभव भी अदिश राशि है, उसकी भी बीमा होती है, ठीक है। विभव की बीमा क्या हो जाएगी, विभव होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत सारा हमारा होता है और बीमा ही नहीं होती, मतलब ये आपका ये भी कथन असत्य है। डी वाला पार्ट आते हैं, किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती, हालांकि अदिश राशि वह राशि जो किसी एक स्थान पर इस स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में नहीं बदलती, ये भी आपका सत्य है, गलत है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव का मान जो होता है, विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत विभव अदिश राशि है, लेकिन हम जानते हैं कि हर बिंदु पर, जैसे ए और बी दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं पर विभव का मान अलग अलग हो सकता है, ये बी ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अदिश राशियां जरूरी नहीं है कि दोनों बिंदु पर हमारा एक ही मान हो, के बीच ना बदले, ठीक है। अगर नहीं बदलेंगे तो विभवांतर शून्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, दो बिंदुओं के बीच में हमारा विभव अलग अलग मिल सकता है, इसका मतलब ये कथन भी आपका असत्य है, ठीक है। तो डी लास्ट पे आते हैं कि उन सभी दशकों, अदिश राशि वह राशि है जो उन सभी दशकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से अनेक अभिविन्यास भिन्न भिन्न ही क्यों ना हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि उन सभी प्रेक्षकों के लिए एक ही मान रखती है, दशकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे उनके अभिविन्यास मतलब उनका झुकाव, ठीक है, विन्यास मतलब झुकाव अगर भिन्न भिन्न हो। तो ये कथन आपका ई वाला लास्ट पार्ट आपका सत्य है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ई वाला पार्ट आपका सत्य है, ठीक है। क्योंकि अदिश राशियां इन पे निर्भर नहीं करती, कोई हमारा दिया है ये उसके झुकाव पर निर्भर नहीं करती कि कितना झुकाव है इसका, ठीक है। ये इसका अक्ष के साथ कितना झुकाव है, विन्यास भिन्न भिन्न है, इस पे निर्भर नहीं करती। तो अदिश राशियां एक ही मान रहेगा, चाहे जितना हो। अदिश राशि में विद्युत विभव है, ठीक है, चाहे यहाँ पे हो किसी बिंदु पे या किसी झुकाव पर है, अगर उसका मान जितना है उतना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो झुकाव पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं दिशा पे निर्भर नहीं करता, तो दिशा पे निर्भर नहीं करता, तो विन्यास में भी भिन्न भिन्न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल आपका डी वाला लास्ट वाला, सॉरी ई वाला पार्ट सत्य है, बाकी सब असत्य है, ठीक है। 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर वायुयान की 10 सेकंड की दूरियों की स्थितियां 30 डिग्री का कोण बनाती है तो वायुयान की चाल होगी। वायुयान की ऊंचाई है 3400 मीटर। तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है जो वायुयान की हाइट है, ऊंचाई, वो है 3400 मीटर, और पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर वायुयान की 10 सेकंड की दूरियों की स्थितियां 30 डिग्री की बनती है तो वायुयान की चाल हमें निकालना है। तो मान लिया इनिशियली विमान यहाँ पे था और जो सेकंड स्थिति है उसमें विमान यहाँ पे है, और पृथ्वी की जो अवलोकन बिंदु है मान लिया यहाँ पे ठीक इसके नीचे है, और दूसरी स्थिति यहाँ पे है, और इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ये पोजीशन ए मान लिया, पोजीशन बी मान लिया, और यहाँ से यहाँ जाने में इसको 10 सेकंड लगते हैं, और मान लिया कि जो विमान की चाल है ये है 20 मीटर पर सेकंड। तो जो ये वाली दूरी होगी, ये वाली जो चली गई दूरी होगी इसके बराबर होगी, और ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा 1 मान लिया 60 डिग्री होगा, और ये वाली जो चली गई दूरी है ये हो जाएगी v इंटू 10 मतलब v इंटू टी। तो हम यहाँ से जो tan थीटा है उसको प्रॉपर्टी लगाएंगे, और ये जो है h का मान दिया हुआ है हमको 3400 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा 1 इक्वल टू, ये दिया है 3400 डिवाइडेड बाई v इंटू 10, तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू 3400 डिवाइडेड बाई tan v, और यहाँ से आ जाएगा √3 इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई v। तो यहाँ से जो v का मान आएगा ये होगा 340 डिवाइडेड बाई √3, जिसका मान आता है 340 डिवाइडेड 1.732, ये आता है लगभग 196 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी मान की चाल होगी वो होगी 196 मीटर पर सेकेंड।